हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरी ये इतिहास सीरीज का 4th वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वे सब वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो वैदिक सभ्यता को लेकर रहेगी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आती है। इतिहास के बारे में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि इतिहास 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला बोला जाता है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा जाता है ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही हमें उस समय मिलते थे, जिनके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय के जो मनुष्य है वह कैसे निवास करते थे, कैसे रहते थे और किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। आद ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते, इसलिए उनको आद ऐतिहासिक काल बोला जाता है। उसके बाद जो शुरू होता है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में 3 काल आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है प्राचीन काल, मध्यकालीन और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक। अभी हमने शुरू किया प्राचीन ऐतिहासिक काल, और किसका? भारत का जो प्राचीन ऐतिहासिक काल है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है। उसके बाद आ जाती है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। आज हम कवर करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता में लोग कैसे निवास करते थे, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे, कैसे रहते थे, उस समय के जो अधिकारी थे, राजा थे, उनको क्या बोला जाता था और उनका क्या रोल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जीके एजुकॉट चैनल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है, जिसमें हम जीके के हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। इसमें आपको टॉपिक वाइज हर लाइन को कवर किया जाएगा और अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वैदिक सभ्यता। गया है। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जाता है ऋग वैदिक काल और दूसरा जाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल माना जाता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक को, और उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक को। इससे पहले हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। वहां के जो लोग निवास करते थे वो एक सिस्टमेटिक वे से रहते थे, अच्छी तरह से व्यापार करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। और जो वैदिक सभ्यता है वो बिल्कुल डिफरेंट है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता को लोग द्रविड़ मानते हैं और वैदिक सभ्यता के मनुष्य को लोग क्या मानते हैं? आर्यन। तो इसके बारे में हम आज वीडियो में पढ़ेंगे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य जो है जब बाद की तरफ वो आए थे तो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान का जो एरिया है उसमें आकर वे बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। मैक्स मूलर जो एक इतिहासकार है, उसने बताया कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत की तरफ आए थे। मध्य एशिया आज के समय में किसको माना जाता है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस एरिया को क्या माना जाता है? मध्य एशिया। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो है ये आर्य जो है उस मध्य एशिया से भारत में आकर बसे थे, और सबसे पहले आकर कहां बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। तो आर्यों के द्वारा जो सभ्यता शुरू की गई, आर्य जो यहां पर आकर बसे, उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, उसको क्या बोला जाता है? वैदिक सभ्यता। और यह एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। यह इंपॉर्टेंट है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वहां के लोग जो है एक गांव की तरह जीवन व्यतीत करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस समय के जो मनुष्य है वो एक शहरी सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता की तरह जीवन व्यतीत करते थे। आर्यों की भाषा संस्कृत है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है अपने आप में एक भाषा समूह को बताता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में इन 5 भागों में बांटी गई है, जिसमें सबसे छोटी इकाई आ जाती है कुल, उसके बाद उससे बड़ी इकाई ग्राम, उसके बाद आ जाती है विश्व, उसके बाद आ जाती है जन और बाद में आ जाती है राष्ट्र। कुल एक प्रकार से परिवार को बोला जाता है। परिवार से मिलकर क्या बनता है? ग्राम।
यानी एक गांव बनता है, गांव से फिर समूह बनता है, उसको विश्व बोला जाता है, और विश्व से मिलकर जो बनता था उसको जन बोला जाता था, और जन मिलकर क्या बनाता था, एक राष्ट्र बनाता था, एक राष्ट्र का निर्माण करता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, विश्व का जो प्रधान होता था, जो उसका मुख्य होता था, उसको विश्वपति कहा जाता था, और जन का जो शासक होता था उसको राजन कहते थे। राज्य अधिकारी में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। राज्य के अंदर जो प्रमुख अधिकारी थे, जैसे आज के समय पर सरकार जो बनती है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसी प्रकार से उस समय जो राजा के मुख्य अधिकारी होते थे उनमें सबसे मेन किसको माना जाता था, पुरोहित और सेनानी को। और वशिष्ठ जो है रूढ़िवादी और विश्वामित्र जो है उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी विचारों के थे और विश्वामित्र उदार टाइप के थे, यानी काइंड हार्टेड। सुत, रथकार, कंबादी नामक अधिकारी रत्नी कहा जाते थे। ये कुछ अधिकारी और बताए गए हैं, सुत, रथकार और कंबादी, जिनको उस समय क्या बोला जाता था, रत्नी। इनकी संख्या राजा के साथ 12 हुआ करती थी। पुरप, दुर्गपति, सपस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पुरप जो है एक दुर्गपति होता था जो किले की, दुर्ग की सुरक्षा देखता था, और सपस जो होता था वो एक गुप्तचर होता था। एक प्रकार से आप उसको एक सीक्रेट एजेंट मान सकते हैं, जो कि जनता की गतिविधियों को देखता था और उसकी जानकारी अपने राजा को देता था। वाजपति, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। तो भूमि के बारे में इंफॉर्मेशन कौन रखता था, वाजपति। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो अपराधी को जो पकड़ते थे उनको क्या बोला जाता है, उग्र। और आज के समय पर जो अपराधियों को पकड़ते हैं उनको क्या बोला जाता है, पुलिस। राइट साइड में एक टेबल दी गई है, उसको हम देख लेते हैं, जिसमें दिशा बताई गई है। दिशा को उत्तर वैदिक काल में क्या बोला जाता था, और राजा का नाम क्या होता था। जैसे कि पूर्व, ईस्ट, उसको उत्तर वैदिक समय में प्राची कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्राची। और उस साइड के जो राजा होते थे उनको सम्राट बोला जाता था। पश्चिम, पश्चिम को प्रतीचि बोला जाता था उत्तर वैदिक काल में। पश्चिम दिशा के जो राजा होते थे उनको क्या बोला जाता था, सौराष्ट्र। उत्तर दिशा को उदीची कहा जाता था, और वहां के राजा को क्या कहा जाता था, विराट। और मध्य राष्ट्र के जो राजा होते थे उसको राजा ही बोला जाता था, और दक्षिण दिशा के जो राजा होते थे उनको क्या बोला जाता था, भोज। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद, आपको मैं बता दूं, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया है, और उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, वे तीनों उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। ऋग्वैदिक काल में जो ये ग्रंथ लिखा गया उसमें न्याय अधिकारी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा और समिति राजा को सलाह देती थी, उसको एडवाइज करती थी। सभा में जो अधिकारी बैठते थे वो श्रेष्ठ होते थे, बुद्धिमान होते थे, और समिति जो है सामान्य लोगों की एक सभा होती थी जो राजा को गाइडेंस देती थी। और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान। चाहे सभा का अध्यक्ष हो या समिति का अध्यक्ष हो, उसको क्या बोला जाता था, ईशान। स्त्रियां सभा और समितियां दोनों में भाग ले सकती थी। या सभा बनो या समिति तैयार हो, उसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध जब होते थे उसका नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध को उस समय क्या बोला जाता था, गविष्टि, जिसका अर्थ होता है गायक की खोज। 10 राज युग का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, वे हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसका जो 7वां मंडल है उसमें एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था 10 राज युद्ध। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। जन मतलब होता है जनपद। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। यह वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। ऋग्वैदिक समाज में जो लोगों को, मनुष्य को बांटा गया था वो 4 कैटेगरी में बांटा गया था। ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग और शूद्र लोग। और ये कैसे डिसाइड किया जाता था, ये उनके व्यवसाय पर डिपेंड करता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में क्या मिलता है, पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख। उपनिषदों की संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, और वेदांग की संख्या 6 है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य जो उनके जांघों से, और शूद्र जो उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ये किसमें लिखा हुआ है, ऋग्वेद में। आर्यों का जो समाज है वो पितृ प्रधान होता था।
आर्य के समय में जो समाज रहता था उसमें जो परिवार का मुख्य होता था वो पिता होता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमने मातृ प्रधान समाज पढ़ा था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, जिनका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। यानी पिता को क्या बोला जाता था? कुलप। स्त्रियां उस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। यानी ऋग वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा को अनुमति नहीं थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से यानी देवर से विवाह कर सकती थी। अगर बाई चांस कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो अपने देवर के साथ शादी करती थी। इससे यह पता चलता कि उस समय सती प्रथा भी नहीं थी। तो आर्य के समय में जो है स्त्रियों को एक अच्छा स्थान दिया गया है और उनको एक रिस्पेक्ट दी गई है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, शिक्षा का उनको अधिकार था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, गोसा, सिकता, आपला, विश्वास जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। तो ये कुछ स्त्रियों के नाम बताए गए हैं जो वहां की प्रमुख स्त्रियां मानी जाती थी, वहां की प्रमुख स्त्रियां हुई है। जैसे आज के समय पर महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। गार्ग ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या बोला जाता था? अमाजू। जो जीवन भर स्त्रियां शादी नहीं करती थी उसको अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। अध्यापक को, टीचर को क्या बोला जाता था? उपाध्याय। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ होता था सोमरस। सोम एक प्रकार की जड़ी बूटी थी कि उससे रस निकाला जाता था, जिसको पीकर जो है मनुष्य में एनर्जी आ जाती थी, तो उसको बोला जाता है सोमरस। और आर्य उस समय में सोमरस को सबसे ज्यादा यूज करते थे। और आज के समय पर हमारे समाज में जो है लोग सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? शराब का, जिसको पीकर मनुष्य जो अपने आप को 30 मार खान समझता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह वनस्पति से बनाया जाता था। राइट साइड में एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ प्रमुख दर्शन बताए गए हैं और उसके प्रवर्तक, उसके रचयिता कौन थे वो यहाँ पर बताया गया है। दर्शन क्या है कि फिलोसफी बुक को बोला जाता है। उस समय पर कुछ दर्शन लिखे गए थे जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चार्वक के प्रवर्तक चार्वक थे, जिसने अपने नाम पर ही दर्शन का नाम रखा है। योग एक दर्शन था जिसके रचयिता, जिसके प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। सांख्य है, उसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल। न्याय के प्रवर्तक थे गौतम। पूर्व मीमांसा जिनके प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा जिसके प्रवर्तक थे वाद नारायण। वैश्विक के प्रवर्तक थे कनाड। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं। आर्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करता था, जिसमें आ जाता है वास, अधिवास और उष्णीय। ये 3 प्रकार के वस्त्र वो पहनता था। अंदर जो वो कपड़े पहनता था उसको क्या बोला जाता था? नेवी, यानी अंडरगारमेंट्स आज के टाइम पे बोला जाता है। महर्षि कनाड को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, यानी ये एक प्रकार के साइंटिस्ट थे। कौन? कनाड। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और दूत क्रीड़ा। और आज के एंटरटेनमेंट के मुख्य साधन कौन से हैं? इंटरनेट और एक स्मार्ट मोबाइल। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। उस समय आर्य सबसे ज्यादा किस चीज का व्यवसाय करते थे? पशुपालन का और कृषि का। गाय को अदन्य बोला जाता था, यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। यानी आर्यों के समय में गाय को एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल था। उस समय को गाय को मारना एक अपराध समझा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। यानी गाय की कोई अगर हत्या कर देता था या उसको मार देता था तो उसको या तो मृत्युदंड दिया जाता था या उसको देश से ही निकाल दिया जाता था। ऐसा सिस्टम आर्यों के समय में चलता था। आर्यों के जो प्रिय पशु थे उसमें घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन से थे? इंद्र। किस समय में? आर्यों के समय में। और ये ऋग वैदिक काल में थे। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम आयस कहा जाता है, और तांबे को लोहित आयस कहा जाता है। तांबे की सबसे पहले खोज की गई है और उसके बाद लोहे की खोज हुई है। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार के द्वारा दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणी। लेन देन में जो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी एक्सचेंज ऑफर उस टाइम पर चलते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को फेक नोट यानी शुद्धखोर कहा जाता था। शुद्ध को, ब्याज को एक प्रकार से शुद्ध उस टाइम पे बोला जाता था। और जो शुद्ध को खाता था वो शुद्धखोर होता था। और शुद्धखोर कौन खाता था? जो ऋण देता था, जो लोन प्रोवाइड करता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। यानी मनुष्य जब देवता की पूजा करता था
तो वो अग्नि जलाकर देवता की पूजा करता था, जैसे आज के समय में की जाती है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। गंगा का ऋग्वेद जो ग्रंथ लिखा गया उसके अनुसार सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वेद जो पुस्तक लिखी गई है, ग्रंथ जो लिखा गया है, उसमें गंगा 1 बार और यमुना का 3 बार यूज हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसका किया गया है? सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सबसे प्रिय देवता माना गया है। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास भी उत्तर वैदिक काल में हुआ है। विष्णु ने वामन के रूप में पूरे संसार को 3 पग में पूरा किया था। इसकी कल्पना कब की गई थी? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में राज्य के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ क्या होता है? जब कोई राजा बनता था तो एक घोड़े को खुला स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, जो बारी बारी से हर राज्य से गुजरता था। जब किसी राज्य का राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उस राज्य के राजा को इस नए राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। इस प्रकार से सिलसिला चलता था, इसलिए इसको राजसूय यज्ञ कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में जो समाज को बांटा गया था वो व्यवसाय पर बांटा गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर समाज को बांटा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियां बताई गई है, जिसमें ऋग्वैदिक काल में उनको क्या बोला जाता था और आधुनिक समय में, आज के समय में उनको क्या बोला जाता है। पहले आ जाता है क्रुब, उसको आज के समय पर क्या बोला जाता है? कुर्रम, या एक प्रकार से मान सकते हैं कुर्रम जो नदी है उसको प्राचीन समय में ऋग्वैदिक काल में कुब कहा जाता था। काबुल नदी को कोबा बोला जाता था। झेलम नदी को वितस्ता बोला जाता था। चिनाब नदी को आस्कनी बोला जाता था। रावी नदी को परुसनी बोला जाता था। सतलज नदी को शतुद्री, व्यास नदी को विपाशा बोला जाता था। गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता था। गग्गर नदी को दृश्यवती कहा जाता था। गोमल नदी को गोमती कहा जाता था। और स्वात नदी को क्या बोला जाता था? सुवस्तु। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया गया है कि ऋग्वैदिक काल में जो देवता होते थे उनका संबंध किससे होता था। जैसे कि इंद्र देवता को क्या कहा जाता था? युद्ध का नेता या फिर वर्षा का देवता बोला जाता था। किस समय पर? ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे बड़ा देवता माना जाता था और प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट आ जाता है अग्नि देवता, जिसको देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ माना जाता था। वरुण देवता पृथ्वी और सूर्य का निर्माता कहा जाता था। समुद्र का देवता बोला जाता था। विश्व के नियामक एवं शासक कहा जाता था। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता। 2 देवता जो कि आकाश के देवता माने जाते थे। सोम देवता जो कि वनस्पति देवता माने जाते थे। उषा देवता प्रगति एवं उत्थान देवता कहे जाते थे। अश्विन देवता को क्या बोला जाता था? वित्तपतियों का हरने वाला देवता। पूषण देवता थे पशुओं का देवता। विष्णु को माना जाता था विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। और मरुत देवता जो थे वो आंधी और तूफान के देवता माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल जो होता था उसको सिरा बोला जाता था और हल से जो रेखा खींची जाती थी उसको कहा जाता था सीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। यानी उत्तर वैदिक काल में मुद्रा जो है प्रचलित थी, जिनमें निष्क और शतमान मेन थी, जैसे कि आज के समय में रुपया है। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, उस समय सिक्के नहीं चलते थे। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन थे। इसके अनुसार मूल तत्व 25 थे, जिनमें प्रकृति पहला तत्व था। तो जितने दर्शन उस समय पर थे उनमें सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन माना गया है, जिसमें मूल तत्व कितने थे? 25। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते, याद रखना, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है गायत्री मंत्र। जो हमारा जो गायत्री मंत्र है वो सवित्र नामक देवता को संबोधित है। किस देवता को? सवित्र, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र लिखा गया है और ये किस मंडल में लिखा गया है ये हम पहली वीडियो में देख चुके हैं।
लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। हमें पता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उस समय जो मनुष्य रहते थे, समाज जो रहते थे, वो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। लेकिन ऋग वैदिक काल में गांव की तरह लोग जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें सबसे पहले जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था उसमें कौशाम्बी नगर में सबसे पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की ईंटों से मकान बनाए गए थे। महाकाव्य दो प्रकार से है, महाभारत और रामायण। हमारे इतिहास के सिर्फ दो ही महाकाव्य है, महाभारत और रामायण। वेद कितने हैं? 4। उपनिषद कितने? 108। पुराण कितने? 18। वेदांत कितने? 6। और महाकाव्य कितने हैं? 2। ये सब आपको याद रखना जरूरी है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाभारत को पुराने समय में यानी काल में क्या बोला जाता था? जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा एपिक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। जो गोत्र जो होते हैं वो सबसे उसका चलन कब से हुआ? उत्तर वैदिक काल से। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना बद्रायन ने की थी। वेदांत दर्शन जो ग्रंथ है उसमें ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बद्रायन ने। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने भारत के वैदिक काल सभ्यता के बारे में पढ़ा है कि इस समय पर मनुष्य जो है, समाज जो है, किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता था, किस प्रकार से उनको अलग अलग वर्गों में, अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा चैनल जीके एजुकेट चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो हम मां जनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको किसी प्रकार का डाउट है, आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आप जल्दी सक्सेसफुल रहेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।